नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है कि विज्ञापन आ चुका है, तो आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस विज्ञापन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें दी हुई हैं। तो सबसे पहले यह जो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2,000 नए वेतमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें कितने पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है कि पदों की संख्या बताई गई है। आरक्षित अनारक्षित अर्थात जनरल के लिए 24,102 पदों की बात की गई है। वहीं EWS अर्थात इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 6,024 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC के लिए 16,264 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पोस्ट हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पोस्ट हैं। अर्थात कुल मिलाकर 60,244 पोस्टों पर जो है कि वैकेंसी निकली है। और इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे हम लोग ध्यान देखें तो क्या लिखा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, अर्थात घटा या बढ़ाई जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए इसे निरस्त भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया है कि कब आप आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा या प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023 से, अर्थात 27 दिसंबर 2023 से आप इसको चालू कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024 अर्थात 27 दिसंबर से चालू हो रहा है और 16 दिसंबर को लास्ट डेट रहेगा जो है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी को दिया गया है। और क्या इसमें बात की गई है, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। क्या कितना रखा गया है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आवेदन शुल्क जो है इसमें 400 रुपये की बात की गई है। और कुछ हम बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण बातों के बारे में। यहाँ पर अब दिया है अर्हताएं, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रीयता पर पहले बात की गई है। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। इसमें कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। अब यहाँ पर जो है कि उपर्युक्त श्रेणी ख ग अभ्यर्थी ऐसा सूचित होने जिसके पक्ष में राज्य सरकार प्रमाण पत्र जारी किया गया, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। आगे यहाँ पर चलते हैं। टिप्पणी क्या यहाँ पर दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न हो तो जारी किया गया हो न देने से, ये भी कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है। अब हम इसमें महत्वपूर्ण बात करते हैं शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, मतलब 12वीं तक इंटर पास पर जो है वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ टिप्पणी में कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य घोषित करनी चाहिए तथा उसको अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए।
अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षार्थी में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र न होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें आगे क्या महत्वपूर्ण बात दी है। आवेदन पत्र पर सच्चाईता यथार्थता शुद्ध संबद्धता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने या दायित्व करना होगा। इस संबंध में बोर्ड का अंतिम अधिमानी अर्हताएं क्या हैं। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने डोएक से या नीलेट सोसाइटी से कंप्यूटर ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी का प्रमाण पत्र हो, तो इनको थोड़ा सा जो है कि छूट दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आयु के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिया कि आयु कितना होना चाहिए। तो भर्ती के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 1/7/2023 को अर्थात मतलब 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात जो है कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है कि 22 वर्ष, वो भी कब 1 जुलाई 2023 तक 18 वर्ष पूरा कर लिया हो और 22 वर्ष से अधिक न हो। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का है तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का है तो आप इस फार्म को नहीं डाल पाएंगे। अब आगे बात की गई है महिला के लिए। महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात पुरुषों के लिए 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 25 वर्ष आयु की बात की गई है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 जुलाई 1998 से पहले न हो और 1 जुलाई 2005 के बाद न हो, तो वह जो है कि फार्म डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया है परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, यहाँ पर ये भी दे दिया जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनों देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। मतलब जो उनको छूट दी जाती है ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो उनको वो छूट दी जाएगी उम्र में। यहाँ पर चरित्र दिया गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो सरकारी सेवा में संयोजन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। अब ये सब कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वैवाहिक स्थिति क्या दी है इसमें कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं, जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। तो ये लोग फार्म नहीं डाल पाएंगे। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। अब हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि शारीरिक स्वस्थता। शारीरिक स्वस्थता में क्या दिया है कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं है। तो यहाँ पर कोई, अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया क्या है।
तो यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2017 के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। क्या है लिखित परीक्षा है इसमें। लिखित परीक्षा में क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। कौन से होंगे? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। सामान्य ज्ञान का मतलब जीएस, सामान्य हिंदी और इसमें रीजनिंग और मैथ जो है कि रहेंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा कैसे होगी? OMR पर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में कराने की जो है कि व्यवस्था की जाएगी। आगे क्या है कि लिखित परीक्षा एक से अधिक, अब देखिए यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सामान्यीकरण अर्थात नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रकाशन, विषय सूचना विज्ञप्ति संख्या इतने में दिनांक 18/12/2020 प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अर्थात जो है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है। एक से अधिक पालियों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। निम्नलिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्न उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्ति भी ली जाएगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत करा सकते हैं। यदि कोई प्रश्न पत्र उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो प्रश्नों को निरस्त किया जाएगा। उन निरस्त प्रश्नों का अंक वितरण माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या ये पवन कुमार के स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। मतलब आपत्ति भी आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है सही उत्तर यक्ष निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या। इसमें क्या दिया है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासंभव बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर टिप्पणी में क्या दिए हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थियों को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सही उत्तर हो। OMR में उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां होंगी, जिसमें मूल प्रति बाह्य एजेंसी, द्वितीय बोर्ड तथा तृतीय अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने और उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। लेकर चले जाने पर अच्छा, अगर आप मूल प्रति लेके चले जाते हैं तो अभ्यर्थन जो है कि निरस्त समझा जाएगा। उसमें आगे क्या दिया है कि लिखित परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जहां अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड प्राप्त कर लेंगे।
अब देखते हैं आगे क्या है कि लिखित, आगे दिया है कि लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर दिया है कि अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण। लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल व्यक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा कि कितना गुना जो है कि बुलाया जाए। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की संवीक्षा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची में प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी लंबवत या क्षैतिज के दावे में पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता तथा आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल में समझ उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रदर्शित की जाएगा, उनमें डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए, इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें नहीं हैं। शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष एवं न्यूनतम एवं देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि शारीरिक और मानक परीक्षण क्या दिया है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। पुरुषों के लिए क्या चाहिए? 1 ऊंचाई। सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो क्या इसमें हाइट कितना मांगा है? 168 सेंटीमीटर जो है कि हाइट होनी चाहिए। किसके किसके लिए है यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि किसके किसके लिए 168 मांगा है। सामान्य के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए, मतलब कि जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर होनी। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई जो है कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब एसटी के लिए जो है कि 160 सेंटीमीटर मांगा है हाइट। अब बात करते हैं सीना कितना होना चाहिए। सीना के बारे में देते तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, मतलब किसके लिए? सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए जो है कि बिना फुलाए जो है कि 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए जो है कि 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम फुलाने पर जो है कि 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर दिया है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, मतलब आपको जो है कि 5 सेंटीमीटर जो है कि सीना फुलाना है। अगर 79 से ज़्यादा भी है तब भी आपको जितना है उससे 5 सेंटीमीटर सीना जो है कि आपको फुलाने पर होना चाहिए। यहाँ पर दिया है कि महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम शारीरिक मान्यता निम्नवत है। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए दिया है। महिलाओं के लिए क्या दिया है? तो सबसे पहले यहाँ पर बात किया है ऊंचाई की। तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसके लिए? सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी और एससी के लिए 152, महिलाओं के लिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो कि न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब एसटी के लिए जो है कि 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात दिया है कि वजन की बात। महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम जो है कि 40 किग्रा, मतलब महिला अभ्यर्थियों का वजन जो कितना होना चाहिए? कम से कम 40 किग्रा होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक
परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को सूचना के लिए प्रदर्शित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है तो वो परीक्षण के लिए ठीक पश्चात उसी दिन वहीं आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक के नोडल अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण उक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी की उपस्थिति में संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा पुनः कराया जाएगा। मतलब आपका जो मेडिकल हो रहा है तो आप री मेडिकल ले सकते हैं। कुल मिला जुला कर कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पर बात कर रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसमें क्या है कि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहर्कारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, मतलब पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर जो है कि 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में। मतलब पुरुषों को कितना दौड़ना है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना है। तो ये आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गई। अब यहाँ पर दिया है कि परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया क्या दिया है कि परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी और यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस परीक्षण को संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक सीमित समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा, कोई डिप्टी कलेक्टर जो है कि अध्यक्ष होगा, और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उप अधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है कि चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। अभ्यर्थी दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों को एक चयन सूची आरक्षण नीति के दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा तथा बोर्ड की वेबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। अब यहाँ पर कोई जो है कि 2000 समान होने पर प्रदान की जाएगी आनंद रखते हुए यहाँ पर इसके बाद कोई यहाँ पर तो बात नहीं है। यहाँ पर आरक्षण सीमा छूट की बात की गई है। आगे चलते हैं अनुसूचित जातियों, यहाँ पर छूट की बात की गई है। अब अनुसूचित लंबवत आरक्षण, ये सब आरक्षण की बातें की गई हैं। हॉरिजॉन्टल आरक्षण कैसे दिया जाएगा, तो ये सब बात की बातें हैं। ये बात करते हैं आगे इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस क्या दिया है। ऑनलाइन की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, ऑनलाइन करना है इसको, लास्ट डेट जानी गए। आइए हम इसको बात करते हैं सिलेबस। ये आपका जो है कि लिखित परीक्षा का जो है कि पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व
पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, अंतरिक्ष सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व में समसामयिकी विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसके प्रभाव, साइबर, मतलब ये जीएस का आपका पूरा सिलेबस है। हिंदी में क्या क्या पूछेगा, तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, मतलब लगभग हिंदी में सब पढ़ना है। ये आपका जो है कि संख्यात्मक एवं मानसिक, तो दशमलव संख्या पद्धति पढ़ना है, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी मतलब पार्टनरशिप, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बाद आपका क्या पढ़ना है, अंकगणितीय संगणना, अन्य विशेषणात्मक कार्य, विविध। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में देख लीजिए। तो रीजनिंग में आपका दिया है तार्किक आरेख, संकेत के संबंध में विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान का बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और श्रृंखला, वर्ड, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों की तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित। तो ये आपके जो है कि सिलेबस है। तो उसके बाद मानसिक अभिरुचि में, बुद्धिलब्ध में, तार्किक क्षमता में, तो ये आपका पूरा सिलेबस, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में जाने के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रारूप दिया है कि इस आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप बनेगा। तो इसमें आप लोग महत्वपूर्ण बातें देख ही लिए कि फार्म की डेट कब है, सीट कितनी है, ये सब प्रारूप दिया है। किसी प्रकार से आपको जो है कि बनवाना रहेगा अपना वो सर्टिफिकेट, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो ये आपका जो है कि पूरा फार्म हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा। धन्यवाद।